दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो क्या दिमाग में आता है फैक्टर। हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या कैपिटल है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, कैसे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको हमको फेस करना है, क्या माहौल है सोसाइटी में उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उस प्रोडक्ट को लेकर क्या हैं, लीगल इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, क्या लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, सोसाइटी का जो इनकम लेवल है वो क्या है, आपकी सोसाइटी जिस एरिया में जिस टारगेट कस्टमर को लेकर आप प्रोडक्ट करना चाहते हो, क्या वो लोग एजेड हैं, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है या बच्चे ज़्यादा हैं, कौन सी सिटी, कौन सा डेमोग्राफिक हिस्सा आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अब देखा जाए, यदि मैंने किसी स्कूल के पास बजाय स्टेशनरी के, बजाय रेस्टोरेंट के या खाने पीने की चीज़ों के मैंने एजेड लोगों के यूजफुल आइटम्स की शॉप खोली, क्या वो रन होगी? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। स्कूल के जस्ट पास क्या लीकर की शॉप ओपन हो पाएगी? ना, बिल्कुल नहीं। अगर हम कभी बिजनेस ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उस बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। और ज़्यादा तो एक्सटर्नली हम सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, क्या हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लॉस कौन से हैं, इसको लेकर कोई कानून है क्या जो हमको रोकेगा। हिंदी वर्ड होता है एक, वो होता है वातावरण, और उसी का इंग्लिश वर्ड है एनवायरमेंट। तो ये जो ऑल फैक्टर्स को हम यहां पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है सर? वो है आपका माहौल। माहौल, वातावरण, इंग्लिश वर्ड एनवायरमेंट, जिसमें आपका बिजनेस रन करेगा, जिसमें आपका बिजनेस सफर भी करेगा, जिसमें आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रैक करेगा, जिसमें आपका बिजनेस ग्रो भी कर सकता है और नए नए प्रोडक्ट को लाना, उसको अडॉप्ट करना, ये सब बिजनेस सीखता है अपने फैक्टर्स के साथ। आसपास का जो माहौल है बिजनेस को हिट करने वाले फैक्टर्स, वो कहलाता है एनवायरमेंट। दोस्तों, मैं चेतन मंत्री आपका स्वागत करता हूं बीसीके के सेकंड चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि कैसे बीसीके के अलग अलग डोमेन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। अब आपने माइंड मेकअप कर लिया, दोस्तों के साथ मीटिंग्स कर ली, परिवार वालों को समझा दिया कि मैं करूंगा एक बिजनेस। ओके, जब बिजनेस ओपन करने की बात है तो किस प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर करोगे, क्या कंज्यूमर होगा आपका, कौन सा कस्टमर टारगेट करोगे, क्या मार्केट एरिया होगा, ये सब समझने के साथ साथ आप समझते हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, वो कौन सी पॉलिसीज हैं जो आपको पुशअप देंगी, जो आपको बैरियर के रूप में क्रिएट होंगी, ये सब भी आपको सोचना पड़ता है। ये पूरा टॉपिक इस बात को रिप्रेजेंट करता है मालिक कि जब भी कोई बिजनेस खोलो ना, सबसे पहले एक गलती मत करना, एनवायरमेंट को जरूर समझना। बिना एनवायरमेंट को समझे कभी भी कोई बिजनेस, चाहे वो छोटी सी चाय की गुमटी हो, चाहे बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन, कभी भी ओपन मत करना। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं हम बिजनेस एनवायरमेंट। अप्रोच क्या होगी इस चैप्टर की, ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट है, ये चैप्टर कहीं ना कहीं वाइड हो जाता है, कंटेंट बहुत सारा है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, सब डिविजन्स बहुत सारे। एमसीक्यूज कैसे आएंगे, मैं जिन लाइंस को अंडरलाइन करूंगा, मुझे उनमें से कोई वर्ड्स पे एमसीक्यू बनाना है। ध्यान से देखिएगा मैं किस लाइन को बता रहा हूं कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और उसमें आप भी सोचना कि कौन सा वर्ड मिस होगा तो एमसीक्यू क्रिएट होने लगेगा। चलिए बिजनेस एनवायरनमेंट सीखते हैं। ध्यान रखना, बिजनेस आपको भी ओपन करना है, और ध्यान रखना ये चैप्टर सिर्फ कोर्स का टॉपिक नहीं है, ये हमारी लाइफ को भी गाइड करेगा, हमारे बिजनेस को भी गाइड करेगा, जो आपका ड्रीम है, जो आप सोच रहे हो ओपन करने का। तो ध्यान रखना कौन से फैक्टर्स आपको दिमाग में बिठाने, कागज पेन लेके सोचना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स मेरे बिजनेस को अफेक्ट करने वाले हैं, जो मेरी ग्रोथ को कंफर्टेबल करेंगे या मेरी ग्रोथ को सस्टेन नहीं रहने देंगे, या तो मुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर बाहुबली देवता बना देंगे। चलिए साहब, दो मेन बातें। सबसे पहला, बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस होते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस बेचना है, इफेक्टिवली बिजनेस कंडक्ट करना है, तो हमको किसको बेचना है सर? पूंजी लगाना इनपुट है, लोगों को लाना इनपुट है, उसको प्रोसेस करना और आउटसाइड वर्ल्ड को बेचना ही हमारा मेन बिजनेस है। बिजनेस को कैसे डिफाइन करें? पहला एमसीक्यू, बिजनेस क्या होगा? इट इज एन एंटरप्राइज। ठीक है साहब, ये तो हमको मालूम है। जो क्या देता है? गुड्स और सर्विस। किस लिए सर? वो सर्विस देता है, वो गुड्स देता है जो कि डिजायर्ड बाय कस्टमर हो। ध्यान रखना, कस्टमर ही अपना देवता है, कस्टमर ही अपना भगवान। जो वो मांगे अगर आप वो प्रोवाइड करोगे तो ही आपका बिजनेस सस्टेन करेगा, वरना बिजनेस चलेगा कैसे भाई? आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जिसकी कोई डिमांड नहीं है, क्या करोगे? खुद ही यूज करना फिर, और क्या करोगे? तो खास बात क्या है सर? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर किस प्रोडक्ट को चाहता है, उसकी क्या वांट्स है, उसकी क्या डिजायर है, इस बात को ध्यान में रख के आप पूरा अपनी पॉसिबिलिटीज देखते हो कि हमारा पॉसिबिलिटीज ऐसे एनवायरनमेंट में क्या है। बिजनेस दो चीजों के ऊपर खासकर ध्यान देता है, दो कैपेबिलिटीज पे ध्यान देता है। पहली,
मैं क्या प्रॉस्पर हो पाऊंगा? क्या मेरा प्रोडक्ट, मेरा बिजनेस, मेरी सर्विस ऐसी है जो एबिलिटी टू प्रॉस्पर प्रोवाइड करे, मेरा बिजनेस फ्लरिश हो? और दूसरा, क्या मेरा बिजनेस ऐसा है जो चेंज को अडॉप्ट करे? भैया चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बदलाव। हम पहले इतने से थे जब बर्थ हुए थे, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। बदलाव होते होते अब हम सांड हो गए, बड़े हो गए। पहले चेंज कभी कभी आता था यार, 10 साल में एक बार चेंज होता था। अब तो हर महीने चेंज आता है यार। जो पिछले महीने नया प्रोडक्ट आया वो अगले महीने पुराना हो जाता है, कोई नया वर्जन, कोई नया अपडेशन उसमें जरूर जुड़ता है। और आप तो ये पूरी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी कैप्चर करते हो। अभी कोविड जब आया था, लोग ऑनलाइन पढ़ते ही नहीं थे, मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाते थे, और जैसे ही कोविड आया पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो एजुकेशन का, चाहे वो किराना खरीदने का हो, चाहे कपड़े खरीदने का, बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस रूप पर चेंज क्रिएट किया। तो दो बातें ध्यान रखना बिजनेस के लिए, एक कंपनी को क्या सोचना चाहिए, सर्वाइव तो करना है, पर सर्वाइव कब होगे? जब आप में एबिलिटी टू प्रॉस्पर हो और एबिलिटी टू चेंज हो। चेंज से रिलेटेड सबसे बड़ी बात चार्ल्स डार्विन ने बोली थी। सर, चार्ल्स डार्विन का आपने कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा साइंस में, जिसको डार्विनिज्म का प्रिंसिपल बोला जाता है, कि जंगल में कौन सर्वाइव करेगा? वो नहीं जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो नहीं जो फिटेस्ट है, वो सर्वाइव करेगा जो चेंज को तेजी से अडॉप्ट करता है। यह फंडा आप डायनासोर के जीवन से भी देख सकते हो। डायनासोर बहुत बड़ा पक्षी था, बहुत बड़ा जानवर था, उसकी अपनी स्ट्रेंथ थी, अपनी ताकत थी, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया। मतलब वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सर, जब माहौल बदला, वातावरण बदला, प्रकृति बदली, नेचर बदला, उसने अपने आप को उसमें अडॉप्ट नहीं किया। और चार्ल्स डार्विन का सबसे बड़ा रूल आपकी मेरी लाइफ पे इक्वली मरते दम तक लगेगा, वो है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट। ना तो बहुत समझदार व्यक्ति, ना ही बहुत बाहुबली, दोनों ही सर्वाइव नहीं करेंगे। वो व्यक्ति सर्वाइव करेगा, वो बिजनेस सर्वाइव करेगा, वो सोसाइटी सर्वाइव करेगी जो अडॉप्ट करती है चेंज को, जो रिस्पॉन्ड करती है चेंज को, जो बदलाव को स्वीकार करती है। ये नहीं बोलती कि नहीं नहीं, हम तो पिछले 15 साल से ऐसे करते आ रहे हैं, हम तो नई चीज नहीं करेंगे। बस वहीं पे आपका एंड हो जाता है। तो ध्यान रखना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी यहां से डार्विनिज्म के प्रिंसिपल में आती है। एक वर्ड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट होगा, जो सबसे प्रॉपर व्यक्ति होगा, वही बिजनेस में सर्वाइव करेगा, बाकी कंपटीशन में सब खत्म हो जाएंगे। अगर चार्ल्स डार्विन की ये लाइन आपको समझ पड़ जाए और आप इसको अपने जीवन में उतार लो, गांठ बांध लो, समझ जाओ, तो भैया आपका सफर जो है फर्श से अर्श का होगा। आपकी प्रोग्रेस ट्रेमेंडस होगी, क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझ पाते। तो रिस्पॉन्ड टू चेंज, वन ऑफ द मेन कंटेंट ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। हर साल दुनिया में 5 करोड़ नई फर्म खुलती है, मतलब 1,37,000 बिजनेस पर डे ओपन होते हैं। सस्टेन कितने कर पाते हैं, ये अपने को सोचना पड़ेगा। कभी घर के बाहर ऐसे खड़े होकर इधर उधर झांकना, झांकना मतलब किसी को देखना मत, झांकना मतलब ये देखना कि आसपास कितने बिजनेस हैं, और गौर करना कि पिछले 3 साल में कितने लोगों ने बिजनेस बदले, कितने लोग लगातार बिजनेस कर पा रहे हैं। टाटा ग्रुप का एग्जांपल ध्यान रखना, जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था दोराबजी टाटा के द्वारा 1907 में, और आज भी वो बिजनेस चल रहा है। ऐसे कितने बिजनेस हैं जो आपने पिछले 5 साल में खुलते हुए देखे और फिर वो शट डाउन हो गए? गौर करना, तो वो अपना एनवायरमेंट नहीं समझ पाए, सबसे बड़ा एलिमेंट, उसी को लेकर ये चैप्टर है। एक और खास बात, हर बिजनेस का अपना एक यूनिक एनवायरमेंट होता है। यूनिक वर्ड पे ध्यान देना, इस पे वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ यूनिक एनवायरमेंट, ये वर्ड याद रखना, इन इट्स यूनिक एनवायरमेंट। अब सर अगला क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है? सबसे पहला एमसीक्यू जो कि डेफिनेशन पे बेस्ड है, सबसे पहला एमसीक्यू जो कि डेफिनेशन पे बेस्ड है, बिजनेस एनवायरमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। पहला वर्ड क्या लोगे? एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स एंड कंडीशन, एफएफसी, जिसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे जरूर आएगा। तो 3 वर्ड चाहिए भैया मेरे को, फैक्टर्स, फोर्सेस एंड कंडीशन। इनका इफेक्ट आपके बिजनेस पे आएगा, क्योंकि आप इसी के हिसाब से अपने सारे डिसीजंस, अपनी सारी प्लानिंग, अपनी सारी स्ट्रेटेजीज को फॉर्म करोगे। तो भैया ध्यान से, अगर आप अपने बिजनेस पे आने वाले फैक्टर्स को ना समझ पाए कि एक्सटर्नली क्या फोर्स है, कौन सा फैक्टर है जो मेरे बिजनेस को या तो फायदा देगा या नुकसान, तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि गवर्नमेंट ने मान लो लेटेस्ट लॉ बदला कि भैया पॉलीथीन पे बैन लगा रहे हैं, अब आप पॉलीथीन मैन्युफैक्चरर ही हो, आप इस फैक्टर को अगर नहीं समझ पाए तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। हो सकता है आपको ये बात समझ पड़ी तो आप अल्टरनेटिव बिजनेस उसी में ओपन करने का सोचोगे, जो आपके डिसीजन का पार्ट होगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के 3 इंपॉर्टेंट वर्ड, फोर्सेस, फैक्टर, कंडीशन, जो आपको डिसीजन, स्ट्रेटेजी और एक्शन, DSA लेने में मदद करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट में और क्या आता है, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को क्यों सक्सीड नहीं करवा पाते, सर्वाइव नहीं करवा पाते? क्योंकि पहला,
वो उस फैक्टर की रेस्पेक्ट नहीं करते, है ना। रेस्पेक्ट करना मतलब उस बात को समझना, अडॉप्ट करना, दूसरा उसको मैनेज करना, तीसरा उसको इन्फ्लुएंस करना। फैक्टर है भैया कि पॉलीथीन बैन हो रही, कोई बात नहीं, उसमें कौन सा वर्जन गवर्नमेंट अलाउ कर रही है वो देख लो ना। पॉलीथीन बैन हो रही है तो उसका, उस मशीन का कोई दूसरा प्रोडक्ट में यूज हो सकता है क्या, ये चेक करो। जो ये नहीं करता उसका बिजनेस सर्वाइव नहीं करता। बिजनेस एनवायरनमेंट की एक डेफिनेशन ग्लुक और जैक ने बोली थी, हम पूरी डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, सिर्फ 2 या 3 वर्ड याद रखना है, वो है आउटसाइड द फर्म, फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म, जो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं और थ्रेट भी। ऐसा कोई भी फैक्टर जो आपके लिए या तो मौका है या फिर डर, और उसमें एरो ध्यान से देखो, सारे फैक्टर्स आ गए जिसको बिजनेस पे अफेक्ट आता है। आपके सप्लायर्स आ गए, आपके कॉम्पिटिटर्स आ गए, कस्टमर तो आएगा ही आएगा, क्रेडिटर्स आएगा ही आएगा, गवर्नमेंट आएगी आएगी, ये सब आपको अफेक्ट करने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ मॉडर्न ऑथर्स क्या बोलते हैं, जो आज के ऑथर्स हैं मैनेजमेंट के और बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस भी हैं उसमें, सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है। मॉडर्न ऑथर्स इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों को बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट मानते हैं। ये भी एक एमसीक्यू है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एनवायरनमेंट के, अरे कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी खतरनाक है कि आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट समझना क्यों जरूरी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत भयंकर रूप से कॉम्प्लेक्स है। कोई भी नई चीज़ आती है वो पुराने प्रोडक्ट को ख़त्म कर देती है ना। हमने टाइपराइटर इंडस्ट्री को ख़त्म होते हुए देखा, हमने कैमरा इंडस्ट्री को ख़त्म होते हुए देखा, हमने से न जाने कितने बिजनेस और प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर जाते हुए देखा, क्योंकि वो चेंज नहीं कर पाए, अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए, और बहुत बड़े बड़े मेगा कॉर्पोरेशंस जो थे वो 1 सेकंड में ख़त्म हो गए, धराशायी हो गए, वर्ल्ड में उनका नामो निशान मिट गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, लगातार चेंज होता रहता है, उस चेंज एनवायरनमेंट को जो अडॉप्ट नहीं करता वो खत्म हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर सर डायनामिक, डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली जो बदलाव अपने आप में लाता रहता है। और आप जानते हो यार, जो बुक्स हम पहले ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ते थे आजकल कलर्ड में आने लग गई। पहले म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी डिपेंडेंट थी कैसेट पे, फिर आई सीडीज, और अब तो सब ऑनलाइन ही चल रहा है। अब जो भी म्यूजिक राइट्स हैं वो सब ऑनलाइन सेल से ही क्रिएट होते हैं। बिजनेस लगातार चेंज हो रहा है, स्टेगनेंसी है ही नहीं। पहले प्रोड्यूसर अलग होता था, एक्टर अलग होता था, बाद में फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स खुद ही क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे अजय देवगन हो, वो खुद ही एक्टिंग भी करते हैं, खुद ही प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठे। चेंज हो गया सिनारियो, अब तरीके बदलने लग गए बिजनेस के, और हर बिजनेस में ये चेंज लगातार लगातार आ रहा है। पहले जिनको हम टेलर बोलते थे आज वो फैशन डिजाइनर है, पहले हम जिनको हेयर ड्रेसर, सिंपल हेयर ड्रेसर समझते थे, आजकल वो फैशन आइकॉन्स होते हैं, और वो लोग बड़े बड़े सैलून के चेन ओपन करके बैठे। हम पहले जो छोटी छोटी शादी अटेंड करते थे जिसमें कोई मैनेजमेंट करने वाला बॉडी नहीं होता था, आजकल उसमें पूरा इवेंट मैनेजमेंट एंटर हो गया है, पूरी एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही। लगातार छोटी से छोटी चीज़ भी बदल रही है। चाय सिंपल पहले ऐसे होटल में ऐसे ग्लास में आती थी, अब कुल्हड़ में आती, ये भी एक चेंज है। पहले ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी, अब ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, और हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। खासकर 2020 के पेंडेमिक के बाद तो बड़ा बदलाव आया है। तो दोस्तों डायनामिक है, आप स्टेगनेंट नहीं हो सकते कि बस में बैठ गया। एशियन पेंट्स को देख लो, पहले वो बोलते थे हम सिर्फ पेंट्स बेच रहे हैं, फिर उन्होंने एक नई सर्विस शुरू की कि घर आके हमारे ही पेंटर जो है स्पेसिफिक आपके लिए वॉल डिजाइन करेगा। सोचो नए नए चेंजेस, पेंट जैसी इंडस्ट्री में यार, जिसमें क्या कलर ही तो करना है, करना क्या है, कोई सा भी कर दो अच्छा वाला, सब बढ़िया ही है, पर उसमें भी उन्होंने ऐड दिया, उसमें भी नए नए चेंजेस वो लगातार करते जा रहे हैं। तो भैया डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, आप बैठ नहीं सकते कि स्टैटिक हो गया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एनवायरनमेंट का मल्टी फेसेटेड है। मल्टी फेसेटेड मतलब सुनो सुनो क्या होता है, एक सिचुएशन है कि भाई कोविड आ गया, अब मैं कैसे पढ़ूंगा। तो एक बच्चा बोल रहा है मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, एक बच्चा बोल रहा है ओ मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरी पढ़ाई तो बहुत बुरी तरह से हर्ट होगी। ये दो अलग अलग परसेप्शन, सिचुएशन एक ही है, सिचुएशन चेंज नहीं हुई, सिचुएशन तो एक ही है। उस सिचुएशन का फायदा कैसे उठाना, जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो सबसे ज्यादा फायदा पेटीएम ने उठाया था। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसका एडवांटेज पूरा का पूरा पेटीएम ले गया, क्योंकि उसकी तैयारी थी, उसको था कि डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी कभी ना कभी, और उसको एक मौका मिला, पूरे इंडिया पे छा गया। तो ये डिपेंड करता है हमारे परसेप्शन पे। डिमोनेटाइजेशन को लोगों ने नेगेटिवली लिया, पेटीएम ने पॉजिटिवली लिया, और आज वो मार्केट लीडर हो गया है। तो आपको अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन हर पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, कोई इसको अपॉर्चुनिटी मानेगा, कोई इसको थ्रेट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपॉर्चुनिटी मानोगे या थ्रेट। ऑनलाइन एजुकेशन, बच्चे डर गए, बहुत सारे स्टूडेंट, सौरभ पढ़ाई कैसी होगी, और कुछ बोले सर बहुत ही बढ़िया, घर के अंदर बैठ के पढ़ेंगे, घर का खाना पीना करेंगे, घर के हिसाब से चीजें चलेंगी, घर से बढ़िया माहौल तो पढ़ने का कहीं होता ही नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं सर घर पे तो क्या पढ़ाई नहीं होती है, ये उनका परसेप्शन है, वरना देखा जाए तो एक कोने में आप चुपचाप बैठ के बहुत आराम से पढ़ सकते हो। मल्टी फेसेटेड है, लगातार चेंज होगा, एवर चेंजिंग है। आपको ही विचार करना है कि आपका परसेप्शन, आपका ऑब्जर्वेशन उस एनवायरनमेंट के लिए
क्या है, आप उसको पॉजिटिव मानते हो या नेगेटिव। आखिरी फार रीचिंग इम्पैक्ट, ध्यान से सुनना, जो चीज़ आज शुरू हुई है वो आगे जाकर क्या असर डालेगी ये किसी को नहीं मालूम होता है। जब पहली बार स्नैपडील ने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की तो लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, स्नैपडील का काम अच्छा भी नहीं चला। उसी को फॉलो किया फ्लिपकार्ट ने और फ्लिपकार्ट भयंकर रूप से सक्सेसफुल हो गया और आप जानते हो उसको भी वॉलमार्ट ने लिया। हम भी अभी भी उससे कॉल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन। उसने पूरा मार्केट चेंज कर दिया, अलग अलग फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड कर दी। एयरटेल बेसिकली तो काय में थी भैया, टेलीकम्युनिकेशन में, फिर क्या हो गया भैया, एयरटेल बैंक भी आ गया। लो साहब, एक नया सेक्टर, फार रीचिंग इंपैक्ट। आप जो जो एनवायरमेंट पे एग्जिस्ट करते हो उसको ग्रो को लेकर, उसके प्रॉफिट को लेकर आप जो जो करना चाहो कर सकते हो। और आजकल तो बिजनेस मल्टी मॉडल हो गए हैं, अलग अलग सेक्टर में एक साथ ऑपरेट करते हैं। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत खतरनाक है, सोचना पड़ता है, बार बार स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, स्टेगनेंसी नहीं होती, स्टैटिक नहीं होता, मल्टीफेसेड है, परसेप्शन लगातार चेंज होंगे। आप किसी चीज को अपॉर्चुनिटी मान रहे हो कि थ्रेट, ये आपको समझना। और आखिरी फार रीचिंग इंपैक्ट के लिए एक ही लाइन बहुत है, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट डिपेंड करता है जिस एनवायरमेंट में वो चीज चल रही है। आप डिस्कोथेक गांव में खोलोगे नहीं चलेगा, डिस्कोथेक शहर में खोलोगे चलेगा। तो एनवायरनमेंट को समझो, तब जाके आप बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को गेन कर पाओगे और अपने बिजनेस को सर्वाइव, ग्रो और प्रॉस्पर करवा पाओगे। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है मालिक, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 5 वर्ड बहुत है। एनवायरनमेंट को अगर आप समझते हो तो आपको समझ पड़ता है अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है आपके बिजनेस के लिए। दूसरा, आगे डायरेक्शन क्या होगा, फ्यूचर विजन क्या है हमारा। थर्ड, कंटिन्यूअसली आपको लर्निंग करनी है। हमने पढ़ा था 3 स्टेजेस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। फोर्थ, इमेज बिल्डिंग होती है बिजनेस की, इसका मेन वर्ड ध्यान रखना। इमेज बिल्डिंग इससे होती है, जैसे सपोज किसी कंपनी ने देखा कि यार प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, उन्होंने पेपर बैग्स निकाल दिए। यार तो कस्टमर के मन में भी तो इमेज बिल्ड हो रही है ना कि इसने एनवायरनमेंट को समझा। एनवायरनमेंट को बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने में इकोलॉजी या एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट बात है। उसने समझा कि पॉलीथीन हमारी दुनिया के लिए, प्लेनेट के लिए खराब है। कस्टमर ने देखा यार अरे वाह मजा आ गया, ये तो बिल्कुल पेपर की बैग दी है और बहुत बढ़िया चल रहे हैं। कस्टमर के दिमाग में इमेज क्रिएट होने लग गई, ये है इमेज बिल्डिंग। फिफ्थ, मीटिंग कंपटीशन। और अब एनवायरनमेंट को नहीं समझोगे तो अपॉर्चुनिटी समझनी पड़ेगी। जब अपॉर्चुनिटी समझनी पड़ेगी तो अपने कॉम्पिटिटर को हराओगे कैसे, उससे कैसे मीट आउट करोगे, कैसे स्ट्रेटेजीज बनाओगे। एनवायरनमेंट को समझोगे तो 5 फायदे। और ध्यान रखना ये पांचों लिंक्ड है एक दूसरे से, कोई एक अकेला फैक्टर काम नहीं करेगा। जब आप अपॉर्चुनिटी समझोगे तो ग्रोथ समझ पड़ेगी, ग्रोथ समझोगे तो लर्निंग करना पड़ेगी, लर्निंग करोगे तो बिल्डिंग होगी इमेज की, और तो ही कॉम्पिटिटर को फेस कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर ये एनवायरनमेंट को समझना क्यों है, क्या रिश्ता है बिजनेस का उसके एक्सटर्नल फोर्सेस से, क्या रिश्ता है बिजनेस का उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस से, क्या रिश्ता है एनवायरनमेंट का बाकी सारे फैक्टर से। ऐसी क्या चीज है जिसके कारण बिजनेस पे सीधा असर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्सेस कंडीशंस का पड़ता है। देखो 3 बातें इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते को समझने के लिए। एनवायरनमेंट और उसके फैक्टर का रिलेशन समझना क्यों जरूरी, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट बातें एनवायरनमेंट को बिजनेस पर और बिजनेस को एनवायरनमेंट पे असर डालनी होती। पहला, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बात बताओ, कस्टमर बोल रहा है यार एक ऐसा मोबाइल होता जो टच स्क्रीन होता, तो किसी कंपनी ने ये बात सुन ली तो उसने टच स्क्रीन मोबाइल निकाला। किसी ने बोला यार कितना अच्छा होता मोबाइल के अंदर ही कैमरा होता, तो यार किसी ने सोचा, कंपनी ने सुन लिया। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन बिजनेस को एनवायरनमेंट से मिलती है उसके लिए 3 वर्ड ध्यान रखना, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल। बिजनेस उसी के आधार पर करता है। हमको जितने भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है बिजनेस के लिए उसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में डाटा। पर डाटा और इंफॉर्मेशन वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई जानकारी आई, कोई सूचना आपके पास आई, क्या वो मेरे लिए काम की है? अगर वो काम की है तो वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है, और अगर वो मेरे लिए काम की नहीं है तो दैट इज ओनली अ डाटा फॉर यू, जिसका आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन गई अभी एक्सटर्नल फैक्टर से बिजनेस वालों को, बिजनेस वाले उस इंफॉर्मेशन को वापस कन्वर्ट करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस को। तो ये है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जनता क्या चाहती है, बिजनेस सुनता है, बिजनेस उसी इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करता है अगेन टू द सोसाइटी, टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये 2 लाइन बस बहुत है आपको याद रखने के लिए। इंफॉर्मेशन होगी तो सर्टेनिटी होगी, इंफॉर्मेशन नहीं है तो भैया फिर हम बेवकूफ जैसे एक्शन लेंगे, हमारे सारे डिसीजन गलत जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड ये ध्यान रखिएगा, ये एक एमसीक्यू है। डाटा वाला जो हमने लिया, डाटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज योर इंफॉर्मेशन, ये ध्यान रखना। कोई इंफॉर्मेशन कब होगी तो हम बोलेंगे जब वो हमारे काम की है। नेक्स्ट फैक्टर बॉस, क्या रिश्ता है बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस का। सोसाइटी या एक्सटर्नल फोर्सेस हमको इनपुट्स देते हैं जिसको हम बोलते हैं 5M। ये एक एग्जाम्पल भी है, ये एक
MCQ भी है। 5M में क्या क्या आएगा सर? सबसे पहले तो मैन मतलब लोग चाहिए सर, दूसरा पैसा फाइनेंस, तीसरा मैथड, फोर्थ मशीन और फिफ्थ इज मटेरियल। भैया कुछ है ही नहीं मेरे पास इनमें से, तो मैं प्रोडक्शन कैसे करूंगा? ये इनपुट कहां से आता है? रिसोर्सेज आते हैं एक्सटर्नली। बिजनेस उनको क्या करता है? प्रोसेस करता है और प्रोडक्ट और सर्विस के रूप में वापस दे देता है उनको एक्सचेंज करके सोसाइटी को या एक्सटर्नल फोर्सेस को। अब सुनो, सपोज मैं एक बिल्डर हूं और सीमेंट की अभी किल्लत चल रही है, रेती की अभी किल्लत चल रही है, बताओ क्या होगा? सर इनपुट नहीं आ पा रहा तो मेरी कॉस्टिंग बढ़ेगी, इनपुट नहीं आ रहा तो मेरा प्रोडक्शन मल्टीज का जो बनाना है, कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, प्रोडक्शन की जगह कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। अब क्या करेंगे सर? इफेक्ट आने लगेगा, मेरे फ्लैट्स के रेट में महंगे कर दूंगा। इनपुट चूंकि प्रॉब्लम दे रहा है इसीलिए मेरा आउटपुट भी मुझे प्रॉब्लम देगा। तो सोसाइटी और बिजनेस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज लगातार करते हैं। सपोज मैं एक शुगर इंडस्ट्री, इस बार गन्ने की फसल खराब हो गई, बताओ क्या शुगर इंडस्ट्री पे असर नहीं आएगा? कहां से बनेगी शुगर? गन्ना ही नहीं है, शुगर केन ही नहीं है, तो शुगर का प्रोडक्शन कैसे होगा? इनपुट गड़बड़ा गया, प्रॉब्लम है। लेबर अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम है। भैया मशीन्स अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम है। थर्ड फैक्टर, सोसाइटी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है और बिजनेस भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? जब आप कोई ऐड देखते हो किसी नए प्रोडक्ट का, सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस जाता है डेफिनेटली। सोसाइटी भी कई बार अपने वांट्स को बिजनेसमैन को इन्फॉर्म करती है, कंपनीज को इन्फॉर्म करती है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर चाहेगा वो प्रोडक्ट बिजनेस बनाएगा। तो इन्फ्लुएंस दोनों का एक दूसरे पे है। इसके लिए एक लाइन आप ध्यान रखिएगा, इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, और साथ ही साथ इट ऑफर्स कंस्ट्रेंट, थ्रेट्स एंड रेस्ट्रिक्शन, दोनों क्रिएट होते हैं। एक तरफ ये सोसाइटी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है, एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस को अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, मौका देने के अलावा रिवॉर्ड्स भी देते हैं, इंसेंटिव्स भी देते हैं, और कई बार यही एक्सटर्नल फोर्सेस मेरे बिजनेस को थ्रेट क्रिएट करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते हैं। तो भैया दोनों का ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे को प्रभाव करते हैं, दोनों का एक दूसरे पे पावर इन्फ्लुएंस होता है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो तीन हमने रिलेशनशिप में देखा। पहला देखा भैया इंफॉर्मेशन एक दूसरे को जाती है, दूसरा देखा रिसोर्सेज एक दूसरे को जाते हैं, और तीसरा देखा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोनों एक दूसरे को करते हैं। जैसे मैगी का बीच में किस्सा हुआ था, आपको याद होगा कि मैगी में कुछ केमिकल्स मिलाए गए थे, ऐसा रिपोर्ट्स ने बोला, तो लोगों ने उसका यूज़ बंद कर दिया, लोगों ने उस प्रोडक्ट को नीचे गिरा दिया। मैगी ने फिर से ओवरकम किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारा, एड वगैरह देकर फिर से आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करा, आज फिर हम बहुत तादाद में मैगी को यूज़ कर रहे हैं। तो भैया ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यूसली ये चलता रहता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस को आपको ध्यान रखना है अगर आपको सक्सीड होना है। नेक्स्ट मुद्दा जो कि एक और इंपॉर्टेंट बात है यार, तुमको मान लो एनवायरनमेंट तो समझ में आ गया, आप करना क्या है? जब तुमको समझ पड़ गया कि लोग प्लास्टिक पसंद नहीं करें, जब तुमको समझ पड़ गया कि लोग हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें सर? रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्स वो है जो आप एनवायरनमेंट को अफेक्ट करना चाहते हो, जो आप अपॉर्चुनिटी के रूप में क्रिएट करना चाहते हो। दो बातें समझना, पहला आप मॉनिटर करते हो, दूसरा आप एनवायरनमेंट को सेंस करते हो, मतलब समझते हो कि हो क्या रहा है हमारे साथ, तीसरा आप आइडेंटिफाई करते हो, फोर्थ अटेंड करते हो उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, ताकि ये करने के बाद आप कोई इफेक्टिव रिस्पॉन्स कर सको। भैया जब तक हम यही नहीं समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, हम रिस्पॉन्ड क्या करेंगे? तो एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्या चल रहा है बाहर, फैक्टर्स क्या हैं बाहर, क्या कंडीशंस हैं, उनको ध्यान में रखकर आपको ये फैक्टर्स समझना पड़ेंगे। तो रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड तीन तरह के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव और कलेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स के लिए ध्यान रखना, ये एमसीक्यू आ सकता है कि मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स क्या, तो हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें क्या क्या आएगा सर? अपना मिशन बनाना, अपना विजन बनाना, अपनी ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज और बजट्स को ठीक करना, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम सोचते हैं क्या होगा मार्केट में, आगे क्या प्रोडक्ट आ सकता है, हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसके लिए पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करो। सेकंड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स के लिए बहुत बढ़िया एक ही लाइन ध्यान रखना, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को सुधारना है, ये आपका रिस्पॉन्स होगा। और ध्यान रखना ये सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड यूनिट्स पे नहीं लगता, ये एनपीओस पर भी कंसेप्ट अप्लाई होता है। अपना परफॉर्मेंस सुधारो, ये तो यार गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, पीओ हो कि एनपीओ हो, सबको ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्स कैसे? मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा, तो चलो कुछ अपन कलेक्टिव रिस्पॉन्ड करें, मतलब ग्रुपिज्म बनाएं, हम कोऑर्डिनेशन करें दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इसीलिए बहुत सारे लोग फिर पार्टनरशिप्स करते हैं, जॉइंट वेंचर्स फॉर्म करते हैं, ताकि कलेक्टिव रिस्पॉन्स आराम से दे पाए। तो ये एक एग्जाम्पल ध्यान रखना कि क्रिएटिंग जॉइंट वेंचर, फेडरेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये सब कलेक्टिव रिस्पॉन्स का नतीजा है। तो तीन अलग अलग रिस्पॉन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जिसमें आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप अपना मिशन, वैल्यूज, बजट्स, पॉलिसीज, गोल्स ये सब ठीक करोगे। सेकंड कॉम्पिटिटिव जिसमें हमारा परफॉर्मेंस सुधरे, ये इंपॉर्टेंट है। और थर्ड कलेक्टिव जिसमें दूसरे लोगों के साथ में लेके उस सिचुएशन को डील आउट करना। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप इसी का बेहतरीन एग्जांपल है। नेक्स्ट मालिक, अगर आपने रिस्पॉन्ड करना सीखा, फैक्टर्स को समझा, तो फिर क्वेश्चन आता है बिजनेस पे और क्या इन्फ्लुएंस आएगा। आपने देखा रिश्ता क्या है, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस आना, ये नॉर्मल बात है। अब हम देख रहे हैं कि क्या
इन्फ्लुएंस बिजनेस पे आता है। देखो, बैरी एम रिचमैन की डेफिनेशन के 2 वर्ड याद रख लेना बस, एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल, क्योंकि 4 लाइन की डेफिनेशन याद होगी नहीं, तो हम 2 वर्ड ध्यान रखेंगे, एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल। इनका कहना है जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बाहरी हैं और हमारे कंट्रोल के बाहर है, एक्सटर्नल है और हमारा उन पर कोई कंट्रोल भी नहीं है। रिच मैन की डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। और हम 3 वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको बिजनेस में रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उस चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा। हमको इन्फ्लुएंस किया जाता है उन फैक्टर्स के द्वारा, तो हमको लगातार बिजनेस को मॉनिटर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार बिजनेस खोल लिया, 1 आध साल ध्यान दिया फिर छोड़ दिया, तो लगातार ये इन्फ्लुएंस होगा। इसके लिए आपको क्या समझना है, देखिए सबसे पहला फैक्टर ध्यान रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट में हम हिस्सा हैं, हमारा बिजनेस बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो बिजनेस जब भी काम करेगा क्या आइसोलेशन में करेगा? मैंने एक दुकान खोल ली और बाहर शटर डाउन कर दिया, अरे भैया ये क्या है, हाँ मैं खुद को ही बेच लूंगा, अरे तो बिजनेस कैसे चलेगा? हमारा बिजनेस तब चलेगा जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाए। तो बिजनेस शुड फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और 3 वर्ड याद रखना, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट आएगा सोसाइटी से, प्रोसेसिंग मैं करूंगा और वापस आउटपुट जाएगा एनवायरनमेंट को या सोसाइटी को। ये 3 काम आपको लगातार करने हैं। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या हो सकते हैं बिजनेस पे, मतलब बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे बिजनेस को किस तरह प्रभावित करेंगे, मैं कैसे समझूं? देखो 3 अलग अलग स्टेजेस। सबसे पहला, मेरे बिजनेस को कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? भैया सपोज मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूं, मैं यहां ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, मुझे पढ़ाना पसंद है और इसी को मैंने प्रोफेशन बनाया। मेरे बिजनेस पे क्या क्या इफेक्ट होगा? जैसे कि सपोज कोविड आ गया, तो भैया मुझे समझ पड़ गया अब फेस टू फेस पॉसिबल नहीं है। मुझे समझ पड़ गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। मुझे समझना पड़ेगा कि ये पोजीशन कब तक बनी रहेगी, ये 2-3 महीने की बात है, 1 साल की बात है, कि अब लगातार ही ऑनलाइन प्रमोट होगा। ये सब आपको सोचना है। तो इन्फ्लुएंस किसका आया? एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक बीमारी, एक पेंडेमिक, जिसका मेरे बिजनेस पे अफेक्ट हो रहा है, मुझे इन्फ्लुएंस आ रहा है, मुझे प्रभावित कर रहा है। तो भैया सोचो कि हमारा बिजनेस कितना अनसर्टन है, क्या वो स्टैटिक है, क्या वो चेंज डिमांड कर रहा है, क्या वो इजी है, क्या वो कॉम्प्लेक्स है। ये पहले अपने बारे में सोचो, किन फैक्टर से हमारा बिजनेस नॉर्मली प्रभावित होता है, इनके ऊपर सोचो। जब सोच लोगे ना कि कौन कौन से फैक्टर आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेप उसका एग्जामिनेशन करो, ऑडिटिंग करो। ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन, मतलब ये सोचो कि किस तरह से अलग अलग फैक्टर जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया कि भैया ये 15-20 फैक्टर्स है जो मेरे बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं, उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ऐसे कौन से जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये एग्जामिनेशन करो। ये ऑडिटिंग बोला जाता है। आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर एंड रिलेट सच इन्फ्लुएंस। सारे फैक्टर जरूरी नहीं है, सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 फैक्टर में से हो सकता है 15 इंपॉर्टेंट हो, 5 अनइंपॉर्टेंट हो, या उल्टा भी हो सकता है 20 फैक्टर आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं लेकिन 5 बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिन दोस फैक्टर, और जब इनको एग्जामिन कर लोगे तो तीसरा, इनको कंसिडरेशन में लो और अपने डिसीजंस, अपनी स्ट्रेटेजीज, अपने एक्शंस उसी हिसाब से होने चाहिए। तो भैया कौन से फैक्टर मेरे पे अफेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए 3 स्टेप स्ट्रेटेजी बोलो फटाफट। पहला, सर सोचना, हमारा बिजनेस क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, स्टैटिक है, चेंजिंग है, कौन से फैक्टर हैं जो हमको अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, एग्जामिनिंग करना, कौन से इनमें से हम पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और तीसरा, उनके ऊपर कंसिडरेशन देना, ध्यान देना और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज, एक्शन और डिसीजंस को लेना। अगर आप इन फैक्टर्स को समझोगे तो ये आपको समझ पड़ेगा आप कहां स्टैंड करते हो, आपका कॉम्पिटिटर कहां है, कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको बनाने चाहिए, किन किन जगहों पर आपको इंप्रूवमेंट करना है, आने वाला समय किन प्रोडक्ट्स का होगा, कस्टमर की डिमांड क्या है, रॉ मटेरियल की पोजीशंस क्या है, लेबर क्या चाहता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे मार्केट को बदल देगा मेरे बिजनेस के, ये सब आपको सोचना है। और ये एक एग्जांपल आपने जरूर देखा होगा जिसमें अगर आपको कोका कोला का मैनेजर बनाया गया तो आपको सोचना है कि इंटरनल फैक्टर कौन से हैं और एक्सटर्नल कौन से। इस डायग्राम को एक बार वॉच कीजिएगा, क्या क्या फैक्टर है। एक एग्जांपल लेता हूं, हेल्थ अवेयरनेस। कस्टमर सोच रहा है ये कोक पीने से मेरी हेल्थ खराब होती है, बिल्कुल सही सोच रहा है। बिल्कुल मालूम है हमको कि वो शुगर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रखते हैं सारे कोल्ड ड्रिंक्स में और वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, लगातार इंटेक आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। हेल्थ अवेयरनेस ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। कई बार स्पिरिचुअल गुरु बोल देते हैं ये बाहर के प्रोडक्ट बंद करो, ये कोक वगैरह जैसे प्रोडक्ट क्यों पी रहे हो यार, इससे क्या मिलता है, इससे अच्छा कुछ ढंग का नेचुरल प्रोडक्ट यूज करो। ये भी इन्फ्लुएंस करता है। इस तरह से अलग अलग फैक्टर आपको सोचने होते हैं। नेक्स्ट, ये एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है सर, ये नया वर्ड क्या है? तो ये था बॉस बिजनेस एनवायरनमेंट का आपके बिजनेस पे होने वाला असर। उसमें इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे और एक्सटर्नल भी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन फैक्टर्स की और स्कैनिंग कैसे की जाती है, कैसे आप इनका एनालाइज शुरू करते हो, कैसे आप इसका इफेक्ट समझना शुरू करते हो,
कैसे आप इनका एनालिसिस करोगे और कैसे आप स्ट्रेटेजीज ड्रॉ करोगे। कोई बिजनेस अनसक्सेसफुल क्यों होता है, क्यों कोई बिजनेस ओपन हुआ, थोड़े समय चला और फिर उसमें डाउनफॉल आता है और बिजनेस शट डाउन कर दिया जाता है। तो सर उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है उस बिजनेसमैन ने या उस बिजनेस ने, उस कंपनी ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ढंग से स्टडी नहीं किया, या फिर स्टडी कर लिया लेकिन वो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए और उन फैक्टर्स का एनालिसिस नहीं कर पाए जिनके कारण एक बिजनेस चलता है। हर बिजनेस का एनवायरनमेंट यूनिक होता है। आपको अपने बिजनेस के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेरे बिजनेस को सर्वाइव करने देंगे, जो मेरे बिजनेस को ग्रो करवाएंगे, जो मेरे बिजनेस को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे। तो एनालिसिस क्या होगा, कैसे स्कैनिंग होती है और कौन से एनालिसिस के एलिमेंट आपको ध्यान रखने होते हैं, कौन से माइक्रो एनवायरनमेंट है, कौन से मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, ये भी हम सीखेंगे। बिजनेस एनालिसिस क्या होगा, स्कैनिंग क्या होंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टेड इन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, इन सब बातों पे हम विस्तार से आज डिस्कशन करेंगे। मैं चेतन मंत्री आपका स्वागत करता हूं बीसीके के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो में, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। ध्यान से देखिएगा कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। वर्ड है हमारा पहला, एनवायरमेंटल एनालिसिस। इसकी यूटिलिटी क्या है, ये एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस सिंपल वर्ड्स में होता है विश्लेषण। जब हम कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं, कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन करते हैं, तो हम जानते हैं उसका रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट पे विचार करना, एनालाइज करना कि क्या सही गया, क्या गलत गया, कौन सी चीज़ थी जो मुझे अफेक्ट कर रही है। तो एनालिसिस यहाँ पर बिजनेस के लिए क्या क्या होगा। पहला, अपॉर्चुनिटीज़ को समझना, एनालाइज करना, एंटिसिपेट करना, क्या मौके मुझे मिलेंगे, ये बात समझना। सेकंड, थ्रेट्स समझना। थ्रेट्स इसलिए समझना है कि हमको अर्ली वार्निंग मिल जाए कि यार मेरे बिजनेस पे इस चीज़ का असर अब आएगा तो गड़बड़ होगी, और मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊँ उन अपॉर्चुनिटीज़ पे, ये भी मेरे लिए ज़रूरी है। एनालाइज में हम 3 चीज़ें कवर कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को समझना, रिस्पॉन्डिंग करना और अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत। अर्ली वार्निंग मतलब जल्दी अवेयर हो जाना, वार्न हो जाना, तो हम उसी हिसाब से हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, हमारा एक्शन और कोर्स और डिसीजन तीनों को डिसाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सर ये एनालिसिस, विश्लेषण होगा कैसे, वो भी बिजनेस के एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट एनालिसिस के गोल क्या होंगे, पर्पस क्या होंगे। बहुत सिंपल, पहला करंट और पोटेंशियल चेंजेस को समझना कि हो क्या रहा है एनवायरनमेंट में। दूसरा, इंफॉर्मेशन या इनपुट्स इकट्ठा करना, और तीसरा, उन इंफॉर्मेशंस को कन्वर्ट करना अपने एक्शंस में, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लगाकर रणनीति बनाओ कि क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है ये, ताकि उन इनपुट्स को बेस बना के हम हमारे डिसीजंस, हमारी स्ट्रेटेजीज को अपने बिजनेस में अप्लाई करें। तो 3 वर्ड, पहला चेंज को समझना, इनपुट्स लेना और उससे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बनाना, यही एनवायरमेंटल एनालिसिस का पार्ट। फिर वर्ड है एक और, वो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सर बॉडी की भी स्कैनिंग होती है, जैसे एक्सरे मशीन हमारी बॉडी की स्कैनिंग करती है, फोटोकॉपी मशीन स्कैनिंग करती है। स्कैनिंग मतलब एज इट इज लाना। स्कैनिंग में क्या होता है, जो अंदर है, जो है वो बाहर दिखने लग जाए, ये होती है स्कैनिंग। जैसे एक्सरे मशीन हमारी बॉडी की इंटरनल स्थिति का एक्सरे ही करती है, हम जानते हैं ये बात। स्कैनिंग में क्या क्या मालूम पड़ता है जब हम बिजनेस की स्कैनिंग करेंगे, जब एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करेंगे। एनवायरमेंटल स्कैनिंग आपको हिट करेगी सबसे पहला एक प्रोसेस के थ्रू। आप उसमें एक प्रोसेस डालोगे जिसमें आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज, आपके थ्रेट्स, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस, चारों बातें मालूम पड़ेंगी। एनवायरमेंटल स्कैनिंग से पहले स्कैनिंग वर्ड का सबसे इजी एग्जांपल है वो है एक्सरे मशीन। क्या होता है सर, जब हम बॉडी का एक्सरे कराते हैं, अंदर की सारी स्थिति, अंदर के सारे पार्ट्स उसमें नजर आने लगते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें आपको लेटा दिया जाता है, मशीन ऊपर से वर्क करती है, बॉडी स्कैन करके वो आगे बढ़ जाती है। इसी तरह एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी एक प्रोसेस है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेटा दो, मतलब उसको वॉच करो, उसके ऊपर से उस प्रोसेस को फील करो, तो आपको उसके रिजल्ट्स, मतलब क्या क्या, उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस और उसके थ्रेट्स नजर आने लगेंगे। उससे क्या होगा, अरे यार जब एक्सरे में अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट का एक्सरे आ जाता है तो डॉक्टर को क्या हेल्प मिलती है, वो उसी के हिसाब से मेडिसिन देता है, उसी के हिसाब से वो ट्रीटमेंट करता है, वो बता पाता है कि ये वीकनेसेस हैं और यहाँ यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया डेफिनेशन के 2 मेन वर्ड, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच मॉनिटर द रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। तो 2 मेन वर्ड, विच अफेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, उन फैक्टर्स की स्कैनिंग कर लेना, पता लगा लेना, यही कहलाएगा एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो सर अभी हमने एनालिसिस पढ़ा, हाँ एनालिसिस भी स्कैनिंग का ही पार्ट है। एक थोड़ा सा डिफरेंस अगर करना चाहे तो एनालिसिस एक्शन लेने के बाद किया जाता है, स्कैनिंग एक्शन लेने से पहले की जाती है। स्कैनिंग में भी प्री एनालिसिस वर्ड यूज किया जा सकता है। कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचना भी तो एक
एनालिसिस ही है। एनालिसिस से क्या हेल्प मिलेगी सर? फ्यूचर पाथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम पड़ेगा कि आगे हमारा टारगेट क्या होगा, हमको किस रोड मैप पे आगे बढ़ना है। और ये डायग्राम इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से आपने इनपुट लिया, उसके बाद आपने खुद की स्कैनिंग करवा ली। स्कैनिंग करवाई तो दो बातें हुई भैया, इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, हमारे क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हमको बदलना है, और उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजीज को फ्रेम कर लो। ये हो गया आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो है कि स्कैनिंग आपको हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का पता लगाने में, और कौन से फैक्टर कंसिडर करने थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। स्कैन करने के लिए चार अलग अलग फैक्टर्स आपके काम के हैं। पहला है इवेंट, दूसरा है ट्रेंड, तीसरा है इश्यूज, और चौथा है एक्सपेक्टेशन। वापस से इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। सर इवेंट का हिंदी मतलब होता है घटना, जो हो रहा है, जो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट या ऑकरेंस हो रहा है, उसको देखना कहलाता है इवेंट। डेफिनेशन पे ध्यान दें, इवेंट का मीनिंग है इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक ऑकरेंसेस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर। बहुत सिंपल, जो हो रहा है इंटरनली एक्सटर्नली, उसको देखना कहलाता है इवेंट। इस इवेंट के फिर हम देखते हैं ट्रेंड्स क्या है, जनरल टेंडेंसीज क्या है। अगर कोई घटना घटती है, कोई इवेंट होता है, उसके बाद लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये है जनरल टेंडेंसीज वर्ड। तो ट्रेंड्स आर जनरल टेंडेंसीज और कोर्सेज ऑफ एक्शन along which event takes place। क्या ट्रेंड है, उसी हिसाब से कोई इवेंट होता रहता है। खास बात, इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर आइटम्स की, ध्यान रखना, सिमिलर या रिलेटेड इवेंट्स की हम ग्रुपिंग करते हैं। एक जैसे इवेंट्स का होना क्या, दिवाली आती है सभी लोग खरीदारी करते हैं, ये नॉर्मल एक इवेंट है, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ। कोई त्यौहार बड़ा आता है जब भी इंडिया में, उसी हिसाब से मार्केटिंग कंपनीज अपनी स्ट्रेटेजीज डिजाइन करती हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये भी सोचती है। आगे और क्या फ्यूचर में रिस्क हो सकती है जब वो सेलिब्रेशन होंगे, ये भी ध्यान रखती है। क्या व्यक्ति के पास अभी इनकम लेवल ठीक चल रहा है, क्या वो खर्च करेगा, क्या उसकी कैपेबिलिटी है कि वो खर्च कर पाए, ये सब आपको ट्रेंड्स समझने होते हैं। तो जनरल टेंडेंसीज और द कोर्सेज ऑफ एक्शन, और दूसरा वर्ड ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स कर दो। जब आप ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको समझ पड़ने लगेगा कि पैटर्न क्या चल रहा है, उस पर्टिकुलर सोसाइटी, उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए क्या ट्रेंड है, क्या सजेशंस आप देना पसंद करोगे, उसके लिए स्कैन करने के बाद ही हमको मालूम पड़ेगा। थर्ड वन, इश्यूज। जब आप ट्रेंड देखते हो तो आपको समझ पड़ता है कि भैया प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कौन से इश्यूज है, कौन से मुद्दे हैं जो उस इवेंट और ट्रेंड की वजह से अराइज हुए हैं। जब लोगों को 2 BHK भारी पड़ने लगा तो नया कंसेप्ट आया 1.5 BHK, है ना। क्यों आया भैया, 1 BHK छोटा है, 2 BHK बहुत बड़ा हो गया, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो बीच का आपने एक सॉल्यूशन निकाला। तो इश्यूज को समझो, तो एक्सपेक्टेशन मतलब डिमांड जो है, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है, उसको आप समझ पाओगे और उसी के हिसाब से एक्शन ले पाओगे, स्ट्रेटेजी बना पाओगे, प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर होंगी। तो स्कैनिंग में 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इवेंट समझना, मेन वर्ड बोलो इंपॉर्टेंट इन स्पेसिफिक ऑकरेंसेस, जो कि आपको हैपनिंग हो रहा है आसपास, आपके आसपास जो घटना घट रही है उसको समझना। ट्रेंड्स, जनरल टेंडेंसीज अलॉन्ग विथ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर इवेंट्स, ताकि आप पैटर्न ऑफ चेंज को समझ पाओ कि चलन क्या है। सिंपल भाषा में ट्रेंड को क्या बोलते हैं, आजकल क्या चल रहा है। तो ट्रेंड वर्ड का नॉर्मल मीनिंग जो होता है वो है अभी सोसाइटी में, कस्टमर में, मार्केट में, बिजनेस में क्या चलन है, क्या ट्रेड है, किस तरह से कस्टमर बिहेव करता है। नेक्स्ट था इश्यूज। इश्यूज आर द करंट कंसर्न दैट अराइज इन द रिस्पॉन्स टू इवेंट्स एंड ट्रेंड्स, जो घटनाएं घट रही हैं उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और आखिरी एक्सपेक्टेशन, दीज आर द डिमांड्स मेड बाय सम इंटरेस्टेड कस्टमर और इंटरेस्टेड ग्रुप, कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। तो 4 स्टेप, इवेंट, ट्रेंड, इश्यूज और एक्सपेक्टेशन, या ऐसा बोल रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 4 आप जब देख लेते हो, स्कैनिंग कैसे हो रही है ये अपने को समझ पड़ता है। अपने को समझ पड़ता है इससे क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, इससे क्या थ्रेट्स क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट सर, कंपोनेंट्स 2 हिस्सों में डिवाइड किया हमने, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के एक बार नाम पढ़ लो। इंटरनल में है वैल्यू सिस्टम, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव इस तरह से बनाएगी। बताओ कौन कौन से फैक्टर्स इंटरनल है, 3 का नाम ध्यान रखो, वैल्यू, मिशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी में आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कॉर्पोरेट कल्चर, इसी के साथ आएगा ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियन, इतने वर्ड्स आप ध्यान रख लेना। एक्सटर्नल के 2 पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में आता है ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, सप्लायर और इंटरमीडिएट। ध्यान रखना कॉम्पिटिटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होगा, और मैक्रो में बाहर की सारी चीज़ें, जिसमें इकोनॉमिकल आ गया, पॉलिटिकल लीगल आ गया, टेक्नोलॉजिकल आ गया, ग्लोबल आ गया, सोशो कल्चरल और डेमोग्राफिक वर्ड भी शामिल है। चलिए साहब, इंटरनल एनवायरनमेंट किसको बोलेंगे?
एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जिसमें हमारे अंदर के लोग सारे आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मैनेजमेंट है, करंट एम्प्लॉयज हैं और कॉर्पोरेट कल्चर है। साथ ही साथ आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका वैल्यू सिस्टम है, आपका मिशन है, आपके क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी इसी में शामिल है। तो मिशन स्टेटमेंट वर्ड ध्यान रखना। लीडरशिप स्टाइल आपकी ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, किस सेंस में आप लीडरशिप स्टाइल को देखते हो। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, जिसको हम कॉर्पोरेट कल्चर वर्ड बोलते हैं। ये सब आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू, माइक्रो एंड मैक्रो। अब ध्यान से सुनना, जब आप बोलते हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट का असर बिजनेस पे होता है, और हम बार बार बोल रहे हैं स्कैनिंग इसलिए करो कि आपको अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स मालूम पड़े ताकि आप रिस्पॉन्ड करो। और ध्यान रखना, रिस्पॉन्ड करते समय हम देखते हैं हमारी स्ट्रेंथ और हम देखते हैं हमारी वीकनेस। इसी एनालिसिस या इसी स्कैनिंग को बोला जाता है स्वॉट एनालिसिस, SWOT। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एक एक लाइन की इनकी डेफिनेशन है कि कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो 4 इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। पहला, स्ट्रेंथ। डेफिनेशन ध्यान से देखना, मैंने जो ग्रीन वर्ड लिया है दैट इज यूर फिल इन द ब्लैंक्स, जिस पे क्वेश्चन आएगा। स्ट्रेंथ क्या है सर? इनहेरेंट कैपेसिटी। मेरी स्ट्रेंथ वो चीज़ होगी जो मेरे में शुरू से है, जो मेरी सबसे स्ट्रांग बात है, जो दूसरों में नहीं है, जो मुझे दूसरों से कॉम्पिटिटिव एज देती है, जो मुझे दूसरों से आगे निकालती है, दैट इज कॉल्ड माय स्ट्रेंथ। तो मेरे कॉम्पिटिटर उस बात पर मुझे हरा नहीं पाएंगे, दैट इज माय स्ट्रेंथ। वीकनेस किसको बोले? सर ये भी अपनी है, ये भी दूसरे की नहीं है, ये इनहेरेंट है, ये लिमिटेशन है, ये कॉन्स्टेंट है, ये रुकावट है जो आपके अंदर है। जैसे सर मैं सुबह नहीं उठ सकता, दिस इज ऑल्सो इनहेरेंट लिमिटेशन, इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या होती है? आपको स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज होता है आपकी खुद की लिमिटेशन की वजह से। जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है रॉ मटेरियल एक साथ खरीदने के लिए, दिस इज माई इनहेरेंट लिमिटेशन। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी, इट इज अ फेवरेबल कंडीशन। तो भैया थ्रेट क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन। दोनों में अंदर कैसे करूंगा? फेवरेबल कंडीशन के साथ वर्ड है इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, जिससे कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट करते हो, इकट्ठा करते हो। आपको एक मौका मिला तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बेस बना के उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को इनकेश करोगे अपने बिजनेस को सक्सीड करने में, अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थ्रेट जो है वो एक अनफेवरेबल कंडीशन है, मेन वर्ड, विच क्रिएट्स अ रिस्क और कॉजेज डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। थ्रेट डर होता है, बहुत सिंपल। डर क्या है सर? जो रिस्क है वही डर है। बिजनेस में कोई अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे मैं सपोज लोकल में फिजिकली किराना सामान बेचता हूं, लेकिन अब आजकल ऑनलाइन मार्केट आ गया, दिस इज माई थ्रेट। थ्रेट जो कि मेरे लिए रिस्क क्रिएट करता है। 4 वर्ड ध्यान से देखिएगा, पहला इनहेरेंट कैपेसिटी, दूसरा इनहेरेंट लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट, और तीसरा फेवरेबल कंडीशन। तो फोर्थ, अनफेवरेबल कंडीशन जो कि रिस्की है। फेवरेबल के साथ जोड़ना कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथ, अनफेवरेबल के साथ जोड़ना रिस्क या डैमेज, वीकनेस के साथ जोड़ना डिसएडवांटेज। तो कभी भी अगर वो एक जैसे 3 ऑप्शन भी देंगे, आखिरी के वर्ड्स कभी चेंज कर दिए तो आगे का सेम रखा, 4 ऑप्शन दे दिए, गड़बड़ हो जाएगी। पीछे का वर्ड ध्यान रखना जरूरी है। इनहेरेंट लिमिटेशन के साथ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज वर्ड याद रखिएगा। ये था एनवायरमेंटल स्कैनिंग का पहला तरीका। ये एक तरीका है, ये एक फैक्टरिंग एनालिसिस है कि हम किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को वॉच करेंगे। स्वॉट एनालिसिस हमने पढ़ लिया, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट के ऊपर आप ये लगा सकते हो। ध्यान रखना ये सिर्फ एक्सटर्नल पे लगे ऐसा नहीं है, इंटरनल एनवायरनमेंट को समझने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। ये एक एक्रोनिम है, ये आपने पढ़ ही लिया है। 4 अलग अलग बॉक्स आपके सामने। स्ट्रेंथ को आपको क्या करना है भैया? यूज़ करो। वीकनेस को क्या करो मालिक? मिनिमाइज करो। अपॉर्चुनिटीज़ को, मौके को भुनाओ, कैपिटलाइज करो। और थ्रेटनिंग को क्या करो सर? न्यूट्रलाइज कर दो ना अपनी स्ट्रेंथ से। अपनी स्ट्रेंथ से अपने डर को, अपने थ्रेट्स को कम करो। अपनी वीकनेस को मिनिमाइज करो तो वो भी अपने आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। 4 अलग अलग वर्ड, यूजिंग स्ट्रेंथ, मिनिमाइजिंग वीकनेस, कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी और न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स। नेक्स्ट पार्ट मालिक, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो किसको बोलोगे? जो डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट करे, दिस आर ऑल माइक्रो फैक्टर्स। और जो ओवरऑल डायरेक्शन, ओवरऑल थिंकिंग पैटर्न, ओवरऑल स्ट्रेटेजीज को अफेक्ट करे, वो है मेरे मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। अब ध्यान से सुनना, एनवायरनमेंट क्या है सर? इन दोनों को मिला दो, इंटरनल को भी मिला दो, एक्सटर्नल को भी मिला दो, माइक्रो को भी मिला दो, मैक्रो को भी मिला दो, तो भैया ये हो जाएंगे अपने ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के लिए क्या वर्ड यूज किया? ऑल। माइक्रो के लिए क्या बोलोगे सर? डे टू डे। और मैक्रो के लिए बोलेंगे ओवरऑल थिंकिंग ऑफ द फर्म। इतने वर्ड ध्यान रखना। माइक्रो में फिर वही वर्ड आ गए अपने इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस, और मैक्रो में आ गई अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। कैसे ये डायग्राम बना? माइक्रो इंटरनली शो करता है कि डे टू डे में मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और मैक्रो एनवायरनमेंट बताता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स आपको मिलने वाले हैं। एक एमसीक्यू ध्यान रखिएगा माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए, ये वाला एमसीक्यू जो हमने अंडरलाइन किया है वो है, इट इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली। ध्यान से सुनना,
माइक्रो चूंकि डे टू डे से रिलेटेड है तो ध्यान रखना वो रेगुलरली आपको अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगा। उसके कुछ मेन वर्ड्स अगर याद करें तो हमारे एम्प्लॉयज, हमारा कस्टमर बेस, हमारा पैसा, फाइनेंस, हमारे क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स, लोकल एरिया कम्युनिटी जिसमें हम वो बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे कॉम्पिटिटर्स, दीज आर ऑल माइक्रो एनवायरमेंट। तो माइक्रो एनवायरमेंट को डिवाइड करने के लिए डायग्राम ध्यान से देखें। माइक्रो में आ गए हमारे कस्टमर्स, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मार्केट, इंटरमीडिएट्स, कॉम्पिटिटर और सप्लायर। कॉम्पिटिटर ध्यान रखना। अब इसमें से कौन कौन से वर्ड पे आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। मार्केट के साथ वो प्राइस सेंसिटिव वर्ड यूज कर सकते हैं कि प्राइस सेंसिटिविटी वर्ड किसको रिलेट करता है, तो माइक्रो में मार्केट वर्ड को इंपैक्ट करता है। हमने ये जो लिखा कि माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स में अगर हम बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एक फैक्टर है, मार्केट एक फैक्टर है, तो प्राइस सेंसिटिविटी को डैश करके बताएंगे वो कि बताओ ये कौन सा फैक्टर है। कस्टमर की डेफिनेशन आपको मालूम है, ऑर्गेनाइजेशन में बीओडी, ऑनर्स, मैनेजमेंट सब आ जाते हैं। इंटरमीडिएट जो दो लोगों के बीच में गैपिंग फिलिंग का काम करे, मतलब एक ब्रिज बन जाए, तो ब्रिज वर्ड से आप रख सकते हो। कॉम्पिटिटर्स जो रिसोर्सेज के लिए हमारे साथ कॉम्पिटिशन करेंगे, तो रिसोर्सेज वर्ड से आप कॉम्पिटिशन को ध्यान रख सकते हो। सप्लायर बार्गेनिंग पावर वर्ड से ध्यान रखना है। तो भैया ध्यान से सुनना, एमसीक्यू कैसे आएगा वो समझो, इजी तो सब है ये। एमसीक्यू में वो क्या करेंगे, प्राइस सेंसिटिव, कॉस्ट स्ट्रक्चर या ब्रिजिंग वर्ड या बार्गेनिंग वर्ड लिखेंगे और पूछेंगे बताओ ये कौन है। जब वो ये आगे का वर्ड लिखेंगे पर्सन हु हैव बार्गेनिंग पावर्स आर, तो आपको ऑप्शन देंगे, वो आपको टिक करना है कि वो सप्लायर की बात कर रहे हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट में सर बड़े बड़े फैक्टर्स आ गए, जैसे इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चर, ये सब अपने मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है। लाइए ये मैक्रो का डायग्राम ध्यान से देखिए। मैक्रो में हमारे पास है डेमोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, लीगल और ग्लोबल, ये भी एक मैक्रो फैक्टर। वापस से एक बार रिपीट करते हैं, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंटल एंड ग्लोबल। सोशल में ही कल्चरल वर्ड भी शामिल है। अब इसकी डेफिनेशन से या इन वर्ड से अपन पढ़ें, इसके पहले एक वर्ड ध्यान रखना। ग्लोबल में अगर वो पॉलिटिकल वर्ड यूज़ कर लें या एनवायरमेंटल इश्यूज वर्ड यूज़ करें, तो ध्यान रखना एनवायरमेंटल इश्यूज मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर तो है ही, एक्सटर्नल है, क्योंकि साथ ही साथ ये एक देश, एक राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। तो ग्लोबल फैक्टर में उन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज भी लिखे। अब एक एक करके इन फैक्टर्स को देखना शुरू करते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, भैया बिजनेस या धंधा खोला किसके लिए, कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर कस्टमर ही नहीं है तो मेरा देवता गायब है, तो फिर मैं दुकान नाम का मंदिर खोल के क्यों बैठा हूं। मैं हूं उस दुकान का पुजारी और देवता है मेरा वो भगवान जो है वो है मेरा कस्टमर। और ध्यान रखना कस्टमर को कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो तुम बोलो ए कस्टमर तू कष्ट से मर जा, इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस वहीं खत्म हो गया। कस्टमर अपने लिए मेन एम है। बिजनेस के दो टारगेट है, ध्यान से सुनना। पीटर ड्रकर जिन्होंने बोला था बिजनेस में आपको कस्टमर क्रिएट भी करने हैं और रिटेन भी करने हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा ना हो कस्टमर एक बार आपके आए तो दूसरी बार कभी आए ही नहीं, बोले जाना ही नहीं है भैया, इसका मतलब आपने सर्विसेज बहुत खराब दी है या गुड्स बहुत खराब दिए। तो कस्टमर आए, स्वागत करो, क्रिएट करो, फिर वो आ जाए तो तुम्हारा लॉयल हो जाए, तुम्हारा भक्त हो जाए, कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट हो, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो, ऐसा आप उसको सर्विस दो। तो दो वर्ड, क्रिएट एंड रिटेन। पीटर ड्रकर नाम ध्यान रखना। एक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, तो ध्यान रखना आंसर कंज्यूमर है, ये मैंने आपके लिए यहां पर टिक किया है। थर्ड वन, कंज्यूमर कौन है, जो अल्टीमेटली कंज्यूम करता है, ये भी कभी डेफिनेशन आए तो आप याद रखिएगा। कस्टमर से रिलेटेड तीन बातें हमको सोचना पड़ती है। हमारे बिजनेस का कंज्यूमर कौन है, कौन से इश्यूज, कौन से बेनिफिट वो हमसे लेना चाहते हैं, और उनका बाइंग पैटर्न क्या है। वापस से मेरा कस्टमर कौन है, क्या बेनिफिट उसको चाहिए, और वो किस तरह से परचेजिंग करता है, बाइंग पैटर्न्स क्या है। नेक्स्ट, एक और व्यक्ति, कॉम्पिटिटर। भैया बिजनेस के लिए कॉम्पिटिटर बहुत जरूरी, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर ही है जो मुझसे मेरा बेस्ट करवाता है। अगर कॉम्पिटिशन खत्म हो जाए तो मैं मट्ठा हो जाऊंगा, आलसी हो जाऊंगा, मैं कोई नया प्रोडक्ट कभी भी नहीं लाऊंगा। तो कॉम्पिटिशन इज मस्ट, होना ही चाहिए। बिना प्रतियोगिता के कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं कहला सकती, आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते। तो कॉम्पिटिटर वो जो मुझसे कॉम्पीट करता है फॉर रिसोर्सेज एज वेल एज मार्केट। तो ये पहला एमसीक्यू आपका। सेकंड एमसीक्यू जो मेरा मन बोलता है शायद वो पूछ ले, डैश शेप्स बिजनेस, तो आंसर है मेरा कॉम्पिटिशन शेप्स द बिजनेस। ध्यान रखना कंज्यूमर शेप्स बिजनेस मत कर देना, कॉम्पिटिशन शेप्स बिजनेस, ये मेरा दूसरा एमसीक्यू जिस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। कॉम्पिटिटर के बारे में क्या क्या सोचना भैया, पहला जो मेरा बिजनेस है उसके हिसाब से मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, दूसरा उनके ऑब्जेक्टिव, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, क्या गोल है उनके, और तीसरा वो मेरे से स्ट्रांग है कि वीक, मतलब वो मेरे से ज़्यादा एग्रेसिव है कि मेरे से वीक है। ये बात आपको सोचनी है। कंपटीशन दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सर पेप्सी और कोक। इनडायरेक्ट जब मारुति कार देखती है कि यार ओला उबेर से लोग रेंटल ज़्यादा ले रहे हैं गाड़ियों का, इसका मतलब उसके बिजनेस पे भी फर्क
पड़ेगा। दिस इज इनडायरेक्ट कंपटीशन। तीसरा एलिमेंट वो है ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड। जब आप माइक्रो एनवायरमेंट एनालिसिस करते हो, अपने ही लोगों का, अपनी ही वर्किंग कैपेसिटीज का हमको एनालिसिस करना पड़ता है। ध्यान रखना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ आप हो, आपका दुश्मन बाहर नहीं है। पोगो ने यही बात बोली थी, वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस। इस बात का ध्यान रखना, इसका लाइन बोला था पोगो ने, इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ सकता है। ऑथर कौन था, किसने ये लाइन बोली थी? तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं। हम ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। नथिंग इज इंपॉर्टेंट एज सेल्फ एनालिसिस। खुद का आत्मविश्लेषण, खुद का एनालिसिस से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। हमको हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों मालूम होना चाहिए। हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन को समझो भैया, हमारी कैपेसिटीज को समझो, हमारी वर्किंग एरियाज को समझो, हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमारी लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट हैं, समझिए। ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ आपको 3 अलग अलग लोग मिलेंगे। पहला है एम्प्लॉयर, दूसरा एम्प्लॉय और तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब ऑनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय। ऑनर्स में सर सब कुछ आ गए। कौन है ये वो लोग हैं जिनका कंपनी के वेलबींग, कंपनी के हित में इंटरेस्ट है। इनका इंटरेस्ट, इनका हित कंपनी के हित में है, तो हम मानेंगे ये ऑनर्स है। एम्प्लॉय सर वो लोग जो आपके लिए एक्चुअली काम करते हैं, दे आर ऑल एम्प्लॉयज। और ये अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैपेसिटीज, अलग अलग वर्किंग पोस्ट वाले लोग हो सकते हैं। हर एम्प्लॉय का अपना गोल अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर इनका गोल अलग है और ऑर्गेनाइजेशन का अलग, तो दिक्कत हो जाएगी भैया। दोनों के गोल सेम होने चाहिए, तो एम्प्लॉय आपकी स्ट्रेटेजीज के अनुसार काम करेगा। और दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। ये एक एमसीक्यू हो सकता है। तो ध्यान रखना, 3 अलग लोग, पहला एम्प्लॉयर जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, दूसरा एम्प्लॉय जो आपके लिए एक्चुअली काम करता है, और तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं। ग्राहक, कस्टमर जैसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो का, उसी तरह भैया पूरा मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? ध्यान से सुनना, कस्टमर्स से बड़ा वर्ड है मार्केट। इकोनॉमिक्स में ही मार्केट की हम कंडीशन पढ़ते हैं कि भैया कौन से सेलर, कौन से बायर, ये होता है मार्केट। यहां बीसीके में भी वर्ड ध्यान रखना, मार्केट लार्जर, वाइडर वर्ड है रेदर देन कंज्यूमर। कैसे? मार्केट वर्ड में एक्चुअल मार्केट भी है, पोटेंशियल जो मार्केट हो सकता है, जहां मैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रखता हूं वो भी मेरा मार्केट है, जो एरिया मुझे अट्रैक्ट करता है वो भी मेरा मार्केट है। मार्केट आपके इवेंट्स और ट्रेंड्स को समझता है और आपको डेवलप करने का मौका देता है अपने बिजनेस को। तो 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये पहला, मार्केट इज लार्जर देन द कंज्यूमर। दूसरा, ये एक्चुअल और पोटेंशियल साइज का ध्यान रखता है। तीसरा, ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स का ध्यान रखता है। और की सक्सेस फैक्टर होता है वो मार्केट जिसमें आप ऑपरेट करते हो। एक बिजनेस तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि वो जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है उसको अच्छी तरह से स्टडी कर ले। कंज्यूमर उसी के अंदर आता है। तो भैया इश्यूज क्या है? पहला, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है मेरे मार्केट का, मेरे प्रोडक्ट्स का। प्राइस सेंसिटिविटी क्या है, क्या मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो कस्टमर खसक जाएगा, मार्केट बेस मेरा कम होगा। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। और मैच्योरिटी तो नहीं हो गई, मार्केट मैच्योर हो जाने का मतलब अब वो माल नहीं बेच पाओगे जो आप चाहते हो। मार्केट मैच्योर हो गया, अब वहां कोई गुंजाइश नहीं बची। तो 5 वर्ड, कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्राइस सेंसिटिविटी, टेक्नोलॉजिकल कनेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मैच्योरिटी ऑफ द मार्केट। माइक्रो एनवायरनमेंट का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे सप्लायर जो हमको इनपुट देते हैं। क्रेडिटर कौन है? जिनके साथ हमारी बार्गेनिंग पावर चलती रहती है, नेगोशिएशन चलते रहते हैं। तो डेफिनेशन ध्यान रखना, विद देयर बार्गेनिंग पावर अफेक्ट आवर कॉस्ट स्ट्रक्चर। उनके इनपुट की कॉस्ट से मेरे आउटपुट की कॉस्ट पर अफेक्ट जरूर जाएगा। इसमें एक और चीज डिसाइड करना होती है, हम बहुत सारी चीजों को आउटसोर्स कर दें क्या, जैसे हमारा प्रोडक्शन भी हम किसी और को दे दें क्या, और इन हाउस प्रोडक्शन करें। पार्ले जी आजकल अपने प्रोडक्ट्स हमेशा आउटसोर्सिंग पे बनवा रहा है, उसकी खुद की फैक्ट्री की प्रोडक्शन कम है, उसने अधिकतर चीज़ों को आउटसोर्स कर दिया। जो बिस्किट अब की बार आप खाओ ना, तो उस डब्बे पे देखना, उस बॉक्स पे आप देखना, उस पैकेट पे आप देखना कि वो कहाँ बना है, तो वहाँ मैन्युफैक्चरर का नाम आएगा पार्ले जी ब्रांड पे, ध्यान रखिएगा। तो कई बार सप्लायर की जरूरत नहीं, अगर मैंने अपना सारा काम क्या कर दिया भैया, आउटसोर्स कर दिया, तो सप्लायर की जरूरत ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। आखिरी कैटेगरी है इंटरमीडिएट्स की। इंटरमीडिएट्स वो हैं जो 2 लोगों को मिलवाते हैं, 2 लोगों के बीच का गैप फिल करते हैं, 2 लोगों की लिंकेज है। तो ध्यान रखना, मुझे भले ही एज अ मैन्युफैक्चरर कस्टमर ना पहचानता हूं, लेकिन वो रिटेलर जो मेरा गुड्स बेच रहा है, कस्टमर उसको जानता है और उसके कहने पर ही गुड्स खरीदता है। और अपने हिंदुस्तानियों की तो सबसे बड़ी आदत क्या, भैया आप बताओ ना कौन सी चीज़ अच्छी है, तो रिटेलर
मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएटरीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये थे आपके 6 अलग अलग फैक्टर्स इफेक्टिंग माइक्रो एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के हमने 2 अलग अलग फैक्टर्स देखे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के फिर 2 पार्ट माइक्रो और मैक्रो, और मैक्रो के अंदर 6 एलिमेंट 6 फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सोचना भैया, जब भी धंधा खोला ना कोई सा, तो ध्यान रखना, बिल्कुल दिमाग लगा के सोचना इन सारी बातों पे। ये सब किताबी बातें बिल्कुल नहीं है, ये वो पार्ट पढ़ रहे हो आप जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है, बिजनेस की सक्सेस या उसका फेलियर डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्रो एनवायरनमेंट पे डिस्कशन करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।